लेकिन मोदी की भाषा क्या थी? मोदी की भाषा थी कि यह सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। मैंने तत्काल ट्वीट किया, मैं बैठा हुआ था कंप्यूटर में, मैंने कहा मोदी तुमको अमेरिका जाने का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। 15 मई को फारूक आपको समझना हो, आमीन फारूकी को पीटा गया क्योंकि उसने 8 ऑक्सीजन के बगैर जो जान गई थी उनका उजागर करने पर कि भाजपाई गुंडे नामांकन दर्ज नहीं होने दे रहे। इस प्रकार की स्टोरी अगर तैयार करना चाहता है, उसको कवर करने वाले पत्रकारों को पीटा जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो आईएएस ऑफिसर दिव्यांशु उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीनियर आईएएस ऑफिसर दिव्यांशु पटेल ने एक पत्रकार को बड़े गुंडे मवाली की तरह सड़क पर सरेआम पीटा। पत्रकार कृष्ण तिवारी वीडियो पे रिपोर्ट एक वीडियो तैयार कर रहे थे, किस तरीके से भाजपाई के विरोधियों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था और दिव्यांशु पटेल सीनियर आईएएस ऑफिसर की मदद कृष्ण तिवारी को पीटने में भाजपाई गुंडा नेता भी कर रहा था। कृष्ण तिवारी को पहले से ही जानता था सीडीओ, ऐसा नहीं है, जानता भी था, पहचानता भी था और वो भूल गया कि वो एक आईएएस ऑफिसर है। दिव्यांशु पटेल इस तरीके की भूमिका में क्या था जैसे योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा गुंडा हो। अब सुनाई दे रहा है कि वो माफी मांग रहा है। एक ही बात की माफी हो सकती है। मैं पत्रकारों से अपील करता हूं, ये तुम्हारे सम्मान की लड़ाई है। जिस तरीके से कृष्ण तिवारी को बेरहमी से वो पीट रहा था, उसी तरीके से चौराहा में पूरे मीडिया के सामने पत्रकार उसको पीटे। कैसे संभव हो सकता है? सीनियर अधिकारी गुंडा हम मवाली है। यदि कृष्ण तिवारी ने किसी प्रकार की कोई ऐसी गलत अपराध कर रहा था, एफआईआर दर्ज करा था। और उससे बड़ी अफसोस और शर्म की बात है कि पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रही। जब आप समझ लो कि देश का एक सीनियर आईएएस ऑफिसर भाजपाई गुंडे की तरह काम कर रहा हो और पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी हुई हो, तो फिर पत्रकार जो हमारे देश का चौथा पिलर जिसे हम कहते हैं, वहां पत्रकार कैसे सुरक्षित हो रह सकते हैं? और पत्रकारों की सुरक्षा नहीं होगी तो देश के चौथा स्तंभ की कमजोरी से देश का लोकतंत्र कितना कमजोर होगा वो आपको बताना चाहता हूं। कि कृष्ण तिवारी को जिस तरीके से बेरहमी से पीट रहा था एक गुंडे की तरह, कहीं नहीं लगता है कि वह गुंडा नहीं होगा, एक आईएएस ऑफिसर होगा दिव्यांशु पटेल। कहीं से नहीं लगता, उसके बानियत व्यवहार से लग रहा था कि सबसे खतरनाक गुंडा है। इसी तरीके से कन्नौज जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, विरोधियों को नामांकन दर्ज नहीं करने दे रहे थे और जब नामांकन दर्ज नहीं करने दे रहे थे तो एबीपी के पत्रकार अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए नित्य मित्र मिश्रा इस पूरे मसले की, इस पूरे गुंडागर्दी की रिपोर्ट को कवर करने के लिए वीडियो तैयार कर रहे थे। भाजपाई गुंडों ने पहले उनका, मैं सीधे शब्दों में कहूं, बंधक बना दिया और बंधक बना करके उनका मोबाइल छीन करके उन्हें बेरहमी से पीटा। ये गुंडागर्दी इसलिए भाजपाई कर पा रहे क्योंकि आईएएस ऑफिसर भी योगी राज में गुंडों की तरह व्यवहार कर रहा है। दिव्यांशु पटेल का मैं जिक्र कर रहा हूं। एटा का हम बात करेंगे। एटा में भाजपाइयों की यही गुंडागर्दी थी, यही गुंडागर्दी विपक्ष के लोगों को वहां पर नामांकन नहीं दर्ज करने दे रहे थे। आज तक के संवाददाता देवेश पाल सिंह सहित 3 और पत्रकार जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो भारत न्यूज टीवी के भी थे और रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को बेरहमी से भाजपाई गुंडों ने पीट डाला। अब आप कल्पना करिए, एक आईएएस ऑफिसर दिव्यांशु पटेल पत्रकार को पीटता है, पत्रकार अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है, गलत काम कर रहा था तो दिव्यांशु पटेल एफआईआर दर्ज कराते। और फिर जब आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में ये सब स्थिति हो रही हो वहां भाजपाई गुंडे क्यों पीछे रहेंगे। और ये सब बात मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि अचानक में योगी राज में अभी पत्रकारों पर गुंडागर्दी हो रही है। यूं तो बहुत मिसालें हैं, लेकिन मैं हाल की बात कर रहा हूं जो सच्चाई उजागर करने पर कि भाजपाई गुंडे नामांकन दर्ज नहीं होने दे रहे। इस प्रकार की स्टोरी अगर तैयार करना चाहता है, उसको कवर करने वाले पत्रकारों को पीटा जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो आईएएस ऑफिसर दिव्यांशु पटेल पीट रहा है। और 15 मई का मैं जिक्र करना चाहता हूं सिद्धार्थनगर का, डुमरियागंज तहसील का, जहां पर आमीन फारूकी पत्रकार आमीन फारूकी ने क्या किया था
कि बिना ऑक्सीजन की कमी से 8 लोगों की जान चली गई थी और आमीन फारूकी ने अपने टेलीविजन में इस स्टोरी को चलाया था और इस स्टोरी को चलाने से वहां त्रिभुवन कुमार एसडीएम और राघवेंद्र प्रताप जो हिंदू युवा वाहिनी का नेता और भाजपाई विधायक है, इन्होंने पहले 15 मई को डुमरियागंज तहसील के अंदर आमीन फारूकी को धमकाया, कहा तुम ऐसी रिपोर्टिंग क्यों करते हो। और उन्होंने कहा आमीन फारूकी बोले अगर मेरी रिपोर्टिंग गलत है तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। तो दर्ज कराने की बजाय उसी पर एसडीएम त्रिभुवन कुमार के और राघवेंद्र प्रताप जो एमएलए हैं, इनके इशारे पर इनके गुंडों ने पहले आमीन फारूकी को पीटा और उसके बाद डुमरियागंज थाने में बंद कर दिया गया। मैंने बात की, आपको बताता हूं, रात को 11 बजे, मुझे आज भी याद है, मैंने डीएम मीणा से बात की, एसएसपी से बात की। मैं बहुत हैरान हूं, उलूल जुलूल बातें की जा रही थी और मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि 8 लोगों की ऑक्सीजन के बगैर जो नरसंहार किया है योगी सरकार ने, उसकी रिपोर्ट को नागवार गुजर रहा था विधायक को और एसडीएम को। योगी आदित्यनाथ के इशारे पर शायद ऐसा हुआ होगा। और तब भी ये घटना मुझे याद है कि आमीन फारूकी ने ये रिपोर्ट में एसडीएम का जिक्र किया था, राघवेंद्र प्रताप सिंह का विधायक का जिक्र किया था। डीएम ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जिस पत्रकार को पीटा गया था अवैध हिरासत में, रात को दिन में 2 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अवैध हिरासत में रखा गया। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने तमाम जगह फोन किए तो देर रात को छोड़ा गया। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं अहम सवाल की, जब अगले दिन डीएम से मिले और डीएम से मिलने के बाद बताया गया कि मेरे को त्रिभुवन कुमार एसडीएम और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के इशारे पर उनके गुंडों ने पीटा, तो डीएम ने कहा कि ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, सिर्फ उनके खिलाफ कीजिए जिन्होंने हमला किया है। काश अगर उस दिन 15 मई को जिस तरीके से एसडीएम त्रिभुवन कुमार ने और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के गुंडों ने आमीन फारूकी को पीटा था और उसी समय सारे पत्रकार एक हो जाते, तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं सीडीओ दिव्यांशु पटेल के बाप की ताकत नहीं थी जो पत्रकार कृष्ण तिवारी को इतनी बेरहमी से मारा था। कन्नौज के अंदर नित्या मिश्रा पर हाथ उठाने की भाजपाई गुंडों की ताकत नहीं थी। एटा में भाजपाई गुंडों की ताकत देवेश पाल सिंह सहित 3 अन्य पत्रकारों को पीटने की नहीं थी। मामला यही नहीं है क्योंकि पत्रकारों की एका का मामला है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। 15 मई को आपको समझना हो, आमीन फारूकी को पीटा गया क्योंकि उसने 8 ऑक्सीजन के बगैर जो जान गई थी उनका स्टोरी किया था। वह मुसलमान है। आपको बताना चाहता हूं कृष्ण तिवारी जिसको सीडीओ ने पीटा वह जाति से ब्राह्मण है। कन्नौज के अंदर जिसको पीटा गया, गुंडागर्दी की गई है भाजपाई गुंडों के द्वारा, नित्या मिश्रा, वो ब्राह्मण है। और एटा में देवेश पाल सिंह राजपूत और उनके साथ अन्य और भी लोग जो जिनको पीटा गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं उनको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। जो इनके रास्ते में जो इनकी पोल खोल करता है वो इनका दुश्मन है। और मैं ये कहना चाहता हूं मामला यही नहीं, महाभारत काल में आपने सुना होगा कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, धृतराष्ट्र तो अंधा था बैठा हुआ, पिता महाभीष्म तो गुलाम की तरह वहां बैठा हुआ था। लेकिन लखीमपुर खीरी में योगी राज के अंदर विपक्ष की कैंडिडेट को, विपक्ष के सपा के उम्मीदवार को ब्लॉक प्रमुख का नामांकन रोकने से चौराहा पर उनकी समर्थक महिला का को चीरहरण नग्न करने का वीडियो, और मैं जो जिक्र कर रहा हूं ये सब वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो वीडियो है कृष्ण तिवारी को किस तरीके से गुंडे की तरह सीडीओ पीट रहा है, कन्नौज के अंदर नित्या मिश्रा पर किस तरीके से पीटा गया है और किस तरीके से देवेश पाल सहित अन्य पत्रकारों को पीटा गया है, और किस तरीके से 15 मई का भी वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आमीन फारूकी को डुमरियागंज थाने में बंद रखा गया था। पीटने की बात तहसीलदार त्रिभुवन और राघवेंद्र प्रताप एमएलए के गुंडों के जब पीटा था। और लखीमपुर खीरी में महिला का चीरहरण करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। और यही नहीं, एक और महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहता हूं, एटा सिटी के एसपी एसएसपी को फोन कर रहे, कह रहे भाजपाई ने मेरे को नेता ने मुझे, भाजपाई कार्यकर्ता ने मुझे रैप्टा मारा और बम लेकर के पहुंचे। तो बम लेकर पहुंचने वाले, एसपी को पीटने वाले, पत्रकारों को पीटने वाले, महिलाओं का
बस चीर हरण करने वाले। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे राज्य में बिना किसी हिंसा के चुनाव संपन्न हो गए। और क्या कराना चाहते थे योगी आदित्यनाथ? और ये सब क्यों हो रहा है? आज एसपी पर रैप्टा क्यों पड़ा? मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को मालूम है कि वायुसेना के तकनीशियन सरताज के पिता मोहम्मद अखलाक के पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच को इंस्पेक्टर सुबोध सिंह कर रहे थे। और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह ने अपराधियों को जेल तक भिजवाने की भूमिका निभाई थी। और ये मैं जिक्र कर रहा हूं 2015 का मामला है। 2018 में 3 दिसंबर को गौकशी के अफवाह फैला करके और योजनाबद्ध तरीके से इंस्पेक्टर सुभाष सिंह की हत्या कर दी गई। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या में जो मुख्य आरोपी है योगेश राज, वो जिला पंचायत का सदस्य बन जाता है 2021 में। तो ये आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यदि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को सजा दिलाने की पैरवी ढंग से पुलिस ने की होती तो एसपी सिटी एटा के एसपी को ऐसे साधारण तौर पर जाकर को रट्टा मारने का साहस नहीं कर सकता था। ये पत्रकारों पर आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में बड़ा विचित्र है। एक आईएएस ऑफिसर पत्रकारों को पीट रहा है, पत्रकारों को पुलिस और भाजपाई गुंडे पीट रहे हैं, विपक्ष के लोगों को भाजपाई गुंडे पीट रहे हैं, तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, विपक्ष भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की साड़ी का चीर हरण हो रहा है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब हरकतें क्यों हो रहे हैं। 18 मार्च 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूं। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद जी के साथ में जगन्नाथ मंदिर में गए थे। और जगन्नाथ मंदिर में रतन सिंहासन पर जब वो मत्था टेकना चाहते थे तो वहां के पंडों ने धक्के मार दिए। मैं साफ कर रहा हूं, धक्के। कहा जाता है कि साहब उनका शरीर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से टच हो गया था, धक्के मार दिए। और जिसके विषय में आपको बताता हूं कि बहुत रोष राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति भवन की तरफ से फिर एक शिकायत पत्र भेजा गया डीएम पुरी को। और जो वहां कमेटी के लोग हैं और कमेटी में बैठे प्रदीप जैना और पुरी के डीएम, मैं उड़ीसा का जिक्र कर रहा हूं, वो कोई कार्रवाई करते उस रिपोर्ट पर तो उससे पहले ही क्या है दामोदी महासुर जो वहां पंडा है उसने इनके खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करा दी। 18 मार्च 2018 से लेकर आज तक राष्ट्रपति पर जगन्नाथपुरी मंदिर में धक्का मारने वालों पर क्या कार्रवाई हुई कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। अब आप समझ लीजिएगा मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं। आप देख रहे होंगे एक वीडियो वायरल हो रहा है कानपुर का, किस तरीके से एक गरीब दलित को पीठ पकड़ करके पीट करके मारा जा रहा है और उसका कच्छा उसका पैजामा उतार कर उसके पिछवाड़े से उसको डंडा किया जा रहा है। वो थाने में जाता है, उसको लेकर जाते हैं उसके परिजन, तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। वो तो वीडियो वायरल होने के बाद एफआईआर दर्ज हो पाई है। तो हम ये बात इसलिए भी कहना चाह रहे हैं। एक और जिक्र हम आपको करना चाहते हैं गुजरात के भावनगर का। देश है कहां, जा कहां रहा, ये क्यों नहीं सोचते। एक दलित युवा था 21 वर्ष का, उसको घुड़सवारी का शौक था। भावनगर गुजरात का मैं जिक्र कर रहा हूं। और वो युवा अपने लिए घोड़ा खरीद करके लाया और जब वो घोड़े पर चलता था बैठ करके तो ऊंची जाति के लोगों को नागवार गुजरा, उसकी हत्या कर दी। और फिर पुलिस ने क्या रिपोर्ट बनाई, पुलिस ने कहा वो कर्तव्य दिखाता था घोड़े में बैठ करके, वो घुड़सवार था, घोड़े पर कर्तव्य करता था, उसका अपना घोड़ा था, अपने कर्तव्य करता था, लेकिन जानबूझ करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके हत्यारे आज भी छुट्टा घूम रहे हैं। आपको मालूम होगा कि नहीं, 11 जुलाई 2016 को भूलना नहीं चाहिए। मैं ऊना का जिक्र कर रहा हूं, जहां एक मृत गाय की चमड़ी उतारने वाले दलितों को किस तरीके से बेरहमी से अधनंगा करके पीट करके उनका जुलूस घुमा निकाला गया था। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे देश के दलितों को यह बात समझ नहीं आ रही है, अगर हमारे देश के किसान आदिवासी मछुआरों को ये समझ नहीं आ रही है तो बात आती है। पर दुख अफसोस की बात है कि हमारे देश के पत्रकारों को भी ये बात नहीं समझ आ रही है, तो किसको समझ आ सकती है। काश 15 मई को इकट्ठे हो गई होती आमीन फारूकी की गिरफ्तारी और पिटाई के दौरान, तो ये हश्र आपको नहीं करना पड़ता। और मैं आपसे अपील करता हूं, पत्रकारों के सम्मान का सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीडीओ दिव्यांशु पटेल माफी मांग रहा है, ये चौराहा में इसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो सलूक के सत्यवादी के साथ किया गया।
मैं किशन तिवारी की बहादुरी को सैल्यूट करता हूं। उन पर पार पड़ रही थी तब भी वो अपना वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने जारी रखा हुआ था। और हम कहना चाहते हैं इसी तरीके से जिन लोगों ने बताओ महाभारत काल की तरह महिला को नग्न करने की बात की है, मैं उत्तर प्रदेश और देश की तमाम महिलाओं आपसे कहना चाहता हूं, मां बहनों से, आरएसएस के 100 साल होने वाले हैं जब ये इसका गठन हुआ था, जब अंग्रेजों ने इसका गठन किया था, तब से लेकर अब तक संघ की मुख्य भूमिका में न महिलाओं के लिए कोई सम्मानना स्थान है, इसीलिए चीरहरण हो रहा था। आप सबको बहिष्कार करना चाहिए, हर उस परिवार को बहिष्कार करना चाहिए जिसकी माँ बहन बहू बेटियां साड़ी पहनती। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी, और तब ये दिल्ली में जापानी पार्क में एक सभा में भाषण देते हैं, ऐसे ही चीरहरण करने वालों के बीच में, और क्या भाषा मोदी की थी मैं आपको बताना चाहता हूं। हम हैरान है कि मोदी जी की माँ भी साड़ी पहनती है, पेटीकोट पहनती है, लेकिन मोदी की भाषा क्या थी? मोदी की भाषा थी कि ये सरकार साड़ी बदलती है, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलती है, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलती है। मैंने तत्काल ट्वीट किया, मैं बैठा हुआ था कंप्यूटर में, मैंने कहा मोदी तुमको अमेरिका जाने का वीजा मिल जाएगा, वोट मांगो देशवासियों से, मां बहनों के वस्त्र का चीरहरण मत करो। आपको सोचना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा नालायक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कहता है कि साड़ी बदलते हैं, साड़ी के अंदर का नाड़ा बदलते हैं, नाड़े के अंदर का माल नहीं बदलते हैं। पूछिए इस महिला विरोधी नालायक से कि नाड़े के अंदर कौन सा माल है जो बदली होना चाहिए। और ये बात कहना चाहता हूं कि ये पत्रकारों के भी खिलाफ है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। आपने देखा एक जगह अगर उन्नाव में ब्राह्मण पत्रकार पिटता है तो कन्नौज में ब्राह्मण पत्रकार पिटता है, एटा में सब मिक्स पत्रकार पिटते हैं, और सिद्धार्थ नगर में एक मुसलमान पत्रकार पिटता है। जो इनकी पोल खोल खोलता है इनके दुश्मन बन जाता है, और जो इनका दामाद बनता है वो बड़ा नेता बन जाता है। चाहे हमारे देश में मुख्तार अब्बास नकवी और हमारे देश में शहनवाज हुसैन जैसे कई काबिल नेता हैं जिन्होंने जो इनके दामाद बन गए और बड़े ओहदे पर भी हैं। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि इनका विरोध हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का बिल्कुल नहीं है। देश को लूटना बांटना, हमारे देश में महिलाओं का साड़ी निकालकर चीरहरण करना, ये लोकतंत्र का भी चीरहरण करने वाले बैठे हुए। इस उम्मीद के साथ में मैं कहूंगा एक ताकतवर तबका है पत्रकारों, आप सब देवेश पाल जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, आप सब पत्रकार पिटे, और मैं उत्तर प्रदेश सब पत्रकारों से और पूरे देश के पत्रकारों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि एक बार दिव्यांशु पटेल को उसकी औकात पर ले आओ। आईएएस ऑफिसर होते हुए ये अगर गुंडा की तरह व्यवहार करेगा तो गुंडे आपको किस तरीके से मारेंगे, ये बात भी आपको सोचनी चाहिए। दिव्यांशु पटेल को सजा आपको करानी चाहिए, और जो एसपी सिटी तुम्हारी ठुकाई और पिटाई हुई है ये होना ही था, क्योंकि सुबोध कुमार सिंह की हत्या पर तुम सब लोग भी मौन रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हैरानगी की बात है कि पुलिस को भी पीट रहे हैं, पत्रकारों को पीट रहे हैं, विपक्ष के लोगों को पीट रहे हैं, जनता को भी पीट रहे हैं, लेकिन ये जो मर्जी करें, किसानों ने भी तय कर लिया है और उत्तर प्रदेश ने भी तय कर लिया है। अब डबल डोज देने की बारी है। 2022 में पहली डोज दी जाएगी और 2024 में आखिरी डोज दी जाएगी। देश में नफरत फैलाने वालों को देश की सत्ता से बेदखल किया जाएगा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से